वेलकम फ्रेंड्स ऑन न्यू आइडियल स्टडी। आज से हम हिस्ट्री नेट जेआरएफ के लिए एक नए सब्जेक्ट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आए हैं। जो भी स्टूडेंट्स हिस्ट्री से नेट जेआरएफ निकालना चाहते हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि आप रेगुलर इस प्रोग्राम से बने रहेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हिस्ट्री का आज हम सामान्य जानकारी लेंगे और क्या क्या देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु में। सबसे मेरा पहला बिंदु होगा कि इतिहास क्या है। पहले हम लोग समझेंगे कि हिस्ट्री हम कहेंगे किसे। आज का मेरा डिस्कशन का दूसरा पॉइंट होगा हेरोडोटस की सामान्य जानकारी। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहते हैं उनके विषय में हम लोग कुछ जानकारी आज इकट्ठा करेंगे। और मेरा आज का अंतिम पॉइंट होगा भारतीय इतिहास पर विदेशियों का कटाक्ष, यानी कि विदेशियों ने भारत के इतिहास पर क्या क्या विषय कहा, क्या कौन कौन सी बातें कही, उनके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और मेरा आज का बिंदु है इतिहास क्या है। तो देखिए इतिहास के विषय में एक कहावत कही गई है कि वर्तमान भार स्वरूप भविष्य अंधकार में आत्मसंतोष के लिए अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। यानी कि हमें अभी जो हम जी रहे हैं, जिस वर्तमान में जी रहे हैं, वो हमारे लिए भार के समान है और भविष्य को अंधकारमय बताया गया है। कहने का अर्थ कि अगर हमें वर्तमान की जानकारी नहीं है तो भविष्य अंधकार ही होगा, अंधेरा ही होगा। और हम लोग आत्म संतोष के लिए अतीत का अध्ययन, यानी कि अपने इच्छा जिज्ञासा को शांत करने के लिए अतीत का अध्ययन करते हैं और इसी को सम्मिलित रूप से हम लोग इतिहास कह दिए हैं। तो इतिहास का परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि वर्तमान भार स्वरूप है, भविष्य अंधकारमय है और आत्मसंतोष के लिए अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। आगे देखिए मेरा अगला पॉइंट है कि इतिहास जो है वो अतीत से वर्तमान की कहानी होती है कि अतीत में जो भी घटना घटती है उसका जो जुड़ाव होता है वो वर्तमान से होता है। तो इसलिए इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इतिहास अतीत से वर्तमान की कहानी है। अगला पॉइंट है कि इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है और वो शब्द कौन कौन है, इति और हास। यानी कि इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है इति और एक होता है हास। तो इतिहास का अर्थ क्या होता है, निश्चित रूप से ऐसा ही था। अगर हम इतिहास का अर्थ देखें इति प्लस हास यानी कि निश्चित रूप से ऐसा ही था, इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। हम आगे की ओर बढ़े तो मेरा अगला पॉइंट है कि इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम अतीत में घटी सत्य घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि इतिहास क्या है, तो इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम इतिहास यानी कि प्राचीन घटना में घटित हुई सत्य घटनाओं का अध्ययन इसमें करते हैं। यही इतिहास होता है। हम अगला पॉइंट देखिए, ये तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हिस्टोरिया से हुई है और हिस्टोरिया जो है ग्रीक या यूनानी शब्द है। यानी कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया से हुई है जो कि ग्रीक और यूनानी शब्द है। और हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है, तो हिस्टोरिया का अर्थ होता है अनुसंधान करना, रिसर्च करना, खोजना, गवेषणा करना। ये होता है हिस्ट्री शब्द का अर्थ जो हिस्टोरिया से निकली हुई है। तो क्या क्या अर्थ होता है, अनुसंधान कीजिए आप, रिसर्च कीजिए आप, खोजबीन कीजिए और गवेषणा का अर्थ भी खोजबीन ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि हिस्ट्री शब्द को व्यवस्थित स्वरूप सर्वप्रथम हेरोडोटस नामक यूनानी व्यक्ति ने प्रदान किया, जिसके कारण हम इन्हें इतिहास का पिता कहते हैं। तो हिस्ट्री को जो व्यवस्थित स्वरूप है, एक जगह जो सजाया गया, संवारा गया हिस्ट्री के तथ्यों को, वो कार्य हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने किया था। इसलिए हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं। आगे बढ़िए तो अगला पॉइंट कहता है कि भारत में इतिहास की पहली पुस्तक ऋग्वेद को माना गया है। हम भारत के संदर्भ में बात करें और वैदिक एज में बात करें तो भारत में इतिहास की पहली पुस्तक ऋग्वेद को माना गया है। ऋग्वेद को क्यों माना गया है भारत में, क्योंकि ऋग्वेद में प्राचीन राजवंशों की संपूर्ण जानकारी मौजूद थी। इसलिए भारत में इतिहास की पहली पुस्तक ऋग्वेद को कही गई है। और अगर हम इतिहास के परिभाषा को लेकर लास्ट में निष्कर्ष निकालें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
कि इतिहास की सटीक परिभाषा देने में आज भी पूरब और पश्चिम के इतिहासकारों में अनेक मतभेद दिखाई देता है। पूरब और पश्चिम के इतिहासकार, पूरब कहने का मतलब है कि भारत, चाइना, जापान वगैरह ये सभी देश के इतिहासकार, और पश्चिमी इतिहासकार कहने का अर्थ है कि यूरोपीय इतिहासकार, यूनान के इतिहासकार, ये सभी इतिहासकार आज भी इतिहास के सटीक परिभाषा नहीं दिए हैं। फिर भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इतिहास अतीत में घटित सत्य घटनाओं की कहानी है। अब चलिए आगे एक पॉइंट है कि भारत में वैज्ञानिक इतिहास की पहली पुस्तक राजतरंगिणी को माना गया। राजतरंगिणी जो कलहन द्वारा रचित था और जिसमें कश्मीर का इतिहास है। तो भारत के इतिहास को देखिए तो भारत में वैज्ञानिक इतिहास की पहली पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर का इतिहास है और कलहन के द्वारा लिखा गया है। अगर आप राजतरंगिणी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत डेप्थ में भारत का इतिहास के साथ साथ इतिहास की घटनाओं का कालक्रम की भी जानकारी होगी। आगे कलहन ने इतिहासकार को लेकर कुछ टिप्पणी की है। कलहन ने कहा है कि एक इतिहासकार को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, उसे तथ्यों के साथ स्वच्छ और निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह कार्य करना चाहिए। कलहन कहते हैं कि पहले से रटी रटाई हुई बातों पर इतिहासकार को भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे जब भी तथ्य प्राप्त हो, उसे जब भी ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त हो, वह उसे पूरी स्वच्छता के साथ और निष्पक्षता के साथ जांच पड़ताल करके ही पाठकों के सामने पेश करे। तो कलहन का ये कथन है इतिहास के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग, आज का मेरा दूसरा बिंदु हेरोडोटस है। तो हेरोडोटस के विषय में आज हम लोग सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हेरोडोटस जो है ये ग्रीक विद्वान थे, यानी कि यूनान विद्वान थे। इनका जो जन्म था वह यूनान के एथेंस प्रांत के हेलियार्कनसस शहर में उच्च कुल में हुआ था। हेरोडोटस एक ग्रीक विद्वान थे। इनका जन्म यूनान के एथेंस प्रांत में हेलियार्कनेसस शहर के उच्च कुल में हुआ था। आगे पॉइंट है कि हेरोडोटस ने सर्वप्रथम हिस्ट्री को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करके उसे प्रचारित और व्याख्यायित किया। इस कारण हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। तो हेरोडोटस ने किया क्या है? तो हेरोडोटस ने सर्वप्रथम हिस्ट्री को एक ऐसा स्वरूप प्रदान किया जिसके कारण हिस्ट्री को लोग एक विषय के रूप में जाने। उन्होंने हिस्ट्री को सजाया, संवारा, प्रचारित किया, उसकी व्याख्या की, हिस्ट्री में अनेक गूढ़ रहस्यों को सुलझाया। इस कारण हेरोडोटस को इतिहास के पिता का संज्ञा दिया गया है। अगला पॉइंट है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा? तो सिसरो ने कहा था कि हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं। सिसरो ने हेरोडोटस पर काफी रिसर्च किया, उनके कर्तव्यों को देखा। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास के प्रति हेरोडोटस के समर्पण भावना को देखा। उन्होंने देखा कि हेरोडोटस ने किस प्रकार बीती हुई घटनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया। इसलिए सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा दे दी। लेकिन हेरोडोटस के विषय में एक नकारात्मक चीज यह दिखाई देती है कि हेरोडोटस के इतिहास में वैज्ञानिकता का अभाव था। हेरोडोटस के इतिहास में वैज्ञानिकता का अभाव मिलता है। जबकि हम भारत के संदर्भ में बात करें, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में वैज्ञानिक इतिहास की पहली पुस्तक हमको राजतरंगिणी मिल जाती है। यानी कि इतिहास लेखन में भारतीय कहीं यूनानी से कहीं आगे थे। ठीक है, आगे चलिए। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका मूल नाम क्या था? द हिस्ट्रीज, और अन्य नाम में हम लोग देखें तो द रिसर्चेज तथा द इंक्वायरी है। हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी, जो शोध किया, जो रिसर्च किया, उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने उसे एक ग्रंथ में सहेजा जिसका नाम द हिस्ट्रीज रखा गया। हिस्ट्रीज को अन्य नामों में द रिसर्चेस या द इंक्वायरीज कहते हैं। तो अब आइए निष्कर्ष क्या निकलता है कि हिस्टोरिका जो पुस्तक है उसका प्रचलित नाम हिस्टोरिका है। यानी कि द हिस्ट्रीज जो पुस्तक है हेरोडोटस की, उसका प्रचलित नाम हिस्टोरिका है। अब हम लोग आज का अंतिम बिंदु, भारतीय इतिहास पर विदेशियों का कटाक्ष, भारतीय इतिहास पर विदेशियों का कटाक्ष, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि औपनिवेशिक काल में
भारतीय इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ हो गया। ठीक, और विदेशियों द्वारा तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके भारत का इतिहास लिखा गया। देखिए, भारत का इतिहास लेखन शुरू कब होता है? जब भारत पर अंग्रेजों का शासन होता है, जब भारत पर अंग्रेजी सत्ता कायम होती है, उस समय भारत का इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। और कोई भी देश नहीं चाहता है कि हमसे छोटे देश, कमजोर देश हमसे और आगे बढ़े। इसलिए विदेशियों ने क्या किया, भारत के इतिहास के जो तथ्य थे, जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट थे, उनके साथ छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिया। और किस रूप में प्रारंभ किया, उसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत में समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं महान और शक्तिशाली योद्धा था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक सम्राट, वो जो था वो नेपोलियन से कहीं अधिक महान और शक्तिशाली योद्धा था। फिर भी यूरोपीय इतिहासकार और लेखकों ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त को क्या संज्ञा दिया है? नेपोलियन ऑफ इंडिया, जबकि समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन से कहीं अधिक महान और प्रचंड योद्धा था। लेकिन यूरोपियों ने ये नहीं कहा कि नेपोलियन के विषय में, वो ये नहीं कहते हैं कि समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप। उन्होंने नेपोलियन को यह संज्ञा नहीं दिया कि नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप है। कहीं ना कहीं वो भारत के जो समुद्रगुप्त थे, उनके पराक्रम, उनकी महानता, उनकी वीरता को वो कहीं ना कहीं नेपोलियन से कम आंकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नेपोलियन को यह नहीं कहा समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप, जबकि वो इस मामले में जरूर कहें कि समुद्रगुप्त के विषय में उन्होंने यह बात जरूर कहा कि नेपोलियन ऑफ इंडिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश काल में भारतीय इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। विदेशी इतिहासकारों ने भारत के संदर्भ में कहा कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान ही नहीं है। यानी कि जब विदेशियों ने भारत का इतिहास लेखन शुरू किया तो उन्होंने एक तर्क दिया कि भारतीय लोगों को इतिहास लिखना ही नहीं आता है। कहने का अर्थ वो भारतीयों को सीधे गंवार समझते थे। तो अगर हम लोग अपने भाषा में कहें तो ब्रिटिश भारतीयों को तुच्छ समझते थे, वे भारतीयों को किसी कार्य का नहीं समझते थे। इसलिए उन्होंने भारतीयों के विषय में कहा कि इन्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। अगला पॉइंट है, सन 1784 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था की स्थापना की। ये जो अंग्रेज अधिकारी विलियम जोन्स थे, इनका धन्यवाद करना चाहिए भारतीयों को। इन्होंने भारतीय इतिहास, भारतीय पुराण, भारतीय वेद, भारतीय साहित्य, उपनिषद सभी का अध्ययन किया और इनको भारतीय इतिहास के विषय में गहन जानकारी इकट्ठा हुई और इनको लगा कि कहीं न कहीं भारत का जो इतिहास है वो यूरोप के इतिहास से कहीं अधिक पुरानी है और प्रामाणिक भी है। इसलिए उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की 1784 ईस्वी में, जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसमें उन्होंने क्या किया, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें उन्होंने भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, राजतरंगिणी इत्यादि पुस्तकों का अनुवाद यहाँ की आम भाषा में किया। देखिए ये कितना महान कार्य करते हैं। उस समय, जिस समय अंग्रेजों का कहना था कि भारतीयों को इतिहास की जानकारी नहीं है, उस समय विलियम जोन्स नामक अंग्रेज अधिकारी 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं और उसमें उन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथ, वैदिक साहित्य, बुद्ध साहित्य, जैन साहित्य, राजतरंगिणी इत्यादि पुस्तकों का अनुवाद यहाँ की आम भाषा में करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ के आम लोगों को अपने इतिहास के विषय में जानकारी हो, इसलिए। आगे हम देखते हैं, इस प्रकार उस तरह से भारतीय इतिहास को जानकारी अपने भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी हुआ, लेकिन विदेशियों की साम्राज्यवादी सोच ने भारतीय इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। जब विलियम जोन्स ने वैदिक साहित्य, वेद, हिंदू धर्म ग्रंथ और भारत में जितने भी धार्मिक पुस्तकें थी, जब उनका अनुवाद आम भाषा में किया तो उनका मूल मकसद यही था
कि भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी उस पुस्तक के विषय में जानकारी हो, यानी कि वो पुस्तक क्या कहना चाहती है, वह पुस्तक भारत के इतिहास की क्या जानकारी देती है, ये सभी जानकारी आसानी पूर्वक उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्था के माध्यम से धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करना प्रारंभ किया। लेकिन फिर भी एक कहावत कहा जाता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इसलिए विदेशियों ने भले ही भारतीय साहित्यों को पढ़ा, फिर भी उनकी साम्राज्यवादी सोच ने भारतीय इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किया और भारत के इतिहास को कमतर आंकने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही, ये थे इतिहास की सामान्य जानकारी। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।